वेलकम बैक। टिश्यू इन एक्शन के हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द एज ऑफ अ ट्री इन ईयर्स ऑन द एक्स एक्सिस and the diameter of a tree in centimeter along with the number of annual rings formed over a time on the y-axis. y-axis और x-axis के हेल्प से हमें एक ग्राफ को बनाना है और उस ग्राफ में हमें ये दिखाना है कि ट्री का एज क्या होगा, ये हमें x-axis पे रखना है और कितने एनुअल रिंग्स फॉर्म होंगे ओवर द टाइम हमें y-axis पे रखना है। ठीक है, तो डाटा मैंने इस टेबल में बना दिया है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि एज ऑफ ट्री हम कैसे वैरी कराएंगे, तो किस तरीके से हाइट सेंटीमीटर में वैरी करेगा और नंबर ऑफ़ एनुअल रिंग्स कैसे फॉर्म करेंगे, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप देखिए कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ग्राफी एनालिसिस करने के बाद डायमीटर वर्सेस एज, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हमने एज को और डायमीटर को, कितने एनुअल रिंग्स फॉर्म हुए हैं, इनको एक अलग अलग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने रखा था और उसके हिसाब से हमने ये ऊपर वाला टेबल प्रिपेयर किया है। तो उसे आप नोट डाउन करिए और इस क्वेश्चन के आंसर को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है कि ग्राफ की एनालिसिस डायमीटर वर्सेस एज को करने के बाद क्या आया है। तो एज द एज ऑफ द ट्री इंक्रीजेस, ट्री का एज बढ़ रहा है तो डायमीटर जो है वो भी बढ़ रहा है। जिस तरीके से पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ेगा वैसे ही उसका डायमीटर भी बढ़ेगा। ठीक है, द इंक्रीज इज स्लो एट अर्ली ईयर बिकम्स फास्टर एट द ट्री ग्रोज। अभी धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, जैसे जैसे वो ट्री आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे उसके जो डायमीटर में चेंज होगा और उसके हाइट में भी चेंज देखने को मिलेगा। रिलेशन बिटवीन द डायमीटर एंड एनुअल रिंग, एनुअल रिंग और डायमीटर में क्या रिलेशन बैठेगा, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स बढ़ते हैं ना वैसे वैसे ही ट्री की जो एज है वो बढ़ती जाती है। यानी कि जो एनुअल रिंग्स हैं, एनुअल रिंग्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एज ऑफ द ट्री के। जैसे रिंग्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ही ट्री की एज भी बढ़ेगी। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्थ ऑफ द स्टेम एंड लोकेशन, कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी होते हैं जो गर्थ को, ट्री के गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। स्टेम के कुछ ऐसे पार्ट्स पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अब गर्थ मतलब होता है विड्थ, यानी कि कितनी चौड़ाई है ना वो बढ़ रही है। तो इस ट्री की जब विड्थ बढ़ती है तो हम कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म है गर्थ, कि गर्थ बढ़ रहा है। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू वैस्कुलर कैम्बियम होता है। वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो जाइलम और फ्लोएम, जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ना उनके बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलम towards inside and secondary phloem towards outside which increases the girth of the tree। अब देखिए जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो गर्थ बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जो है ये, इसे हम वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। वेस्कुलर टिश्यू जब एक साथ जाइलम और फ्लोएम कंबाइन होते हैं तो इसे हम वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। वेस्कुलर टिश्यू के बीच के लेयर को हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। मतलब एक ऐसा स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है ना जिसमें कि वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। किसके सेंटर में, तो जाइलम और फ्लोएम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब देखिए जो सेकेंडरी जाइलम है वो सेल के इनसाइड की तरफ फेस करेगा। ठीक है, और जो आउटसाइड में है वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास सेकेंडरी फ्लोएम। ये सेल का ना एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का बनाते हैं जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो स्पेशलाइज तरीके से अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट हैं और उनके बीच में वेस्कुलर कैम्बियम जो है प्रेजेंट होने की वजह से जो स्टेम का गर्थ है ना वो इंक्रीज हो पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। In a forest, it was observed that one of the tree was severely devoured by an elephant to meet its food requirement, as the bark is a rich source of nutrient। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो bark होता है वो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ रहता है। तो फॉरेस्ट में क्या हुआ ना कि एक हाथी था और उस हाथी ने एक पेड़ को बार्क, मतलब पेड़ का जो बार्क है उसको छील दिया। ठीक है, क्योंकि उसमें कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इस वजह से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हाथी ने जो काम किया है उसके पीछे का रीज़न क्या है और उसने ऐसा किया तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें यही देखना है।
सबसे पहला पार्ट ये कह रहा है कि विच फंक्शन ऑफ द ट्री इज आर हैम्पर्ड बाय डिबार्किंग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन है पेड़ का जो मतलब बर्बाद हुआ है या जिसपे असर पड़ा है डिबार्किंग करने से, यानी कि उसके बार्क को छीनने से क्या असर पड़ा है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड दैट मीन्स फ्लोएम एंड द स्टोरेज ऑफ फूड आर हैम्पर्ड। फ्लोएम तो ये मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे पेड़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फ्लोएम, जिस वजह से अगर हम पेड़ के बार्क को छील देंगे ना, पेड़ का जो बार्क होता है यानी कि जो छाल होती है उसको छील देंगे, उसको उसके स्किन को हटा देंगे स्टेम पर से, तो जो उसका फ्लोएम है ना, स्टोरेज ऑफ फूड करने के लिए जो फ्लोएम होता है वो हैम्पर्ड हो जाएगा, यानी कि वो ख़राब हो जाएगा। फूड जो है वो अदर पार्ट्स में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का ये आंसर होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड दैट मीन्स फ्लोएम एंड स्टोरेज ऑफ फूड आर हैम्पर्ड। अब सेकेंड का क्या है? सेकेंड है विच प्लांट टिश्यू वुड बी अफेक्टेड बाई फर्दर डैमेज द ट्री ट्रंक इवन आफ्टर डिबार्किंग। डिबार्किंग करने के बाद भी अगर जो पेड़ का ट्रंक है वो फर्दर डैमेज कैसे होगा, प्लांट टिश्यूज कैसे अफेक्ट होंगे? तो वेस्कुलर टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। ठीक है, विच फंक्शन ऑफ द ट्री वुड बी हैम्पर्ड इफ द टिश्यू beneath द बार्क वे सीवरली डैमेज्ड। जो बार्क के नीचे का टिश्यू है, बार्क के अंदर का जो टिश्यू है, अगर हम थोड़ा और ज़्यादा डैमेज पहुंचाएंगे, हैम्पर करेंगे ट्री को, तो बार्क के नीचे का जो टिश्यू है वो किस तरीके से फंक्शन करेगा, मतलब किस तरीके से और डैमेज पहुंचेगा, ये हमें बताना है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, उसके लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू अदर पार्ट्स, उसके लिए फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम अंदर तक, बार्क के एक लेयर अंदर तक भी अगर डैमेज पहुंचाएंगे, हैम्पर करेंगे पेड़ को, तो ये जाइलम और फ्लोएम जब बंडल्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये पूरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे, जिस वजह से अदर पार्ट्स ऑफ ट्री में ना ही जाइलम जो है जो कि वाटर के रिस्पॉन्सिबल है, तो ना ही वाटर पहुंच पाएगा, और जो फ्लोएम फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ना ही फूड पहुंच पाएगा। तो इस वजह से जो वेस्कुलर टिश्यू है वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्हाट अजम्पशंस आर यू मेकिंग टू आंसर द क्वेश्चन अबव। आप क्या अपने दिमाग में सोच रहे हैं, किस तरीके के ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं ऊपर के क्वेश्चंस पढ़ने के बाद। हाउ वुड द आंसर चेंज इफ़ द अजम्पशंस आर ऑल्सो चेंज। अगर हम ये जो अजम्पशन मतलब कल्पना, इमेजिनेशन जो कर रहे हैं, अगर हमारा ये इमेजिनेशन ही चेंज हो जाएगा तो आंसर कैसे चेंज करेंगे, ये इस क्वेश्चन में हमें आंसर के रूप में बताना है। तो अजम्पशन क्या था हमारा कि डिबार्किंग इज ओनली ऑन द ट्रंक, जो ट्रंक एरिया है वहीं पे डिबार्किंग हो रही है। द रूट्स एंड लीव्स आर हेल्दी, जो रूट्स और लीव्स हैं वो हेल्दी है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अगर अजम्पशन चेंज होता है तो क्या होगा? इफ़ रूट्स आर डैमेज, अगर रूट्स डैमेज हो जाएंगे, वाटर एंड मिनरल्स अपटेक विल रिड्यूस, मतलब अगर रूट्स डैमेज हो जाएंगे जिस वजह से वाटर और मिनरल्स जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं ना वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, इफ़ लीव्स आर ऑल्सो ईटन फोटोसिंथेसिस विल रिड्यूस। लीव्स डैमेज होगा तो फोटोसिंथेसिस किसी भी कंडीशन में परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। इफ़ द डैमेज इज़ वेरी डीप एंड रीचेस द वेस्कुलर टिश्यू द ट्री में डाई, अगर ऐसा हुआ कि डैमेज जो है बहुत ज़्यादा हुआ, हैम्परिंग बहुत ज़्यादा हुई जिस वजह से वेस्कुलर टिश्यू पूरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे, तो हमारा पेड़ जो है वो डाई कर सकता है, यानी कि हमारे पेड़ में कोई भी ऐसा पर्टिकुलर साइंटिफिक फंक्शन नहीं होगा जो पेड़ के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये जो सारे आंसर्स हैं ना आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? पाली ऑब्जर्व दैट अ यंग मैंगो सैपलिंग स्टेम बेंड्स फ्लेक्सिबली ड्यूरिंग मानसून विंड एंड डज नॉट ब्रेक। मतलब कि जो स्टेम है ना वो मानसून के टाइम है, मानसून विंड चल रहा है और उस समय जो मैंगो सैपलिंग स्टेम है, मैंगो ट्री का जो सैपलिंग स्टेम है वो क्या कर रहा है? बेंड कर जा रहा है, बेंड कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन कह रहा है कि वो बेंड कर जा रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेट बात है कि अगर वो ब्रेक नहीं कर रहा है, जस्ट बेंड कर जा रहा है, दैट मीन्स कि उस स्टेम के पार्ट में कुछ ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होंगे जो फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्रेडिक्ट एंड प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द इम्पैक्ट इफ द एग्जिस्टिंग टिश्यू वॉज रिप्लेस बाय स्क्लेरेन्काइमा। वो जो भी टिश्यू है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसको तो बताना ही है, साथ ही साथ अगर उस प्रेजेंट टिश्यू को जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसके जगह पे अगर हम स्क्लेरेन्काइमा रख देंगे तो क्या होगा। The tissue responsible for flexibility is collenchyma। collenchyma वो टिश्यू होता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी पार्ट को। देखिए, प्लांट का कोई भी पार्ट है, अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टेम हो, ट्रंक हो, कोई भी पार्ट हो, अगर वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट मीन्स वहाँ पे collenchyma जो बंडल ऑफ टिश्यू है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज लिविंग, has heavily thickened cell walls and provides support with flexibility। collenchyma वो टिश्यू होते हैं जो कि लिविंग होते हैं, साथ ही साथ उनके जो सेल वॉल्स है ना वो बहुत थिक होते हैं और वो सपोर्ट देने के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट को। ठीक है, अगर हम collenchyma को रिप्लेस करेंगे स्क्लेरेन्काइमा से, तो सबसे पहले जान लीजिए कि स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो डेड सेल्स होते हैं और जिसके थिक लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम collenchyma की जगह पे स्क्लेरेन्काइमा रखेंगे तो क्या होगा, स्टेम वुड बिकम हार्ड एंड ब्रिटल एंड मे ब्रेक ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड। क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा जो होता है डेड सेल्स वो कंसिस्ट करता है, तो डेफिनेट बात है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी तो किसी भी कंडीशन में प्रोवाइड नहीं करेगा। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी वो क्या करेगा कि बहुत ही ब्रिटल कर देगा पार्ट को और या फिर हार्ड कर देगा और एट लास्ट जो स्टेम का पार्ट है वो टूट जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सोहन डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर द रीजनरेशन ऑफ शुगर केन। सोहन ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया है जिसमें कि हम दोबारा से शुगर केन को रीजनरेट कर सकते हैं। वेयर ही यूज्ड कटिंग टू ग्रो शुगर केन। उसने क्या किया है कि जो शुगर केन है ना उसका पार्ट कट किया है। ठीक है, ही यूज 2 टाइप ऑफ कटिंग, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए और टाइप बी यानी कि 2 अलग अलग तरीके की उसने कटिंग किए हैं और उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट में क्या है ये क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम। वाई वेयर द टाइप बी कटिंग एबल टू ग्रो एज शुगर केन बट टाइप ए कुड नॉट। मतलब कह रहा है कि टाइप ए और टाइप बी है, कटिंग 2 तरीके की हुई है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप बी कटिंग हैज nodes buds from which new shoots and roots grew। टाइप बी कटिंग है उसमें ना नोट्स प्रेजेंट है। ये तो हम जानते हैं कि शुगर केन जो होता है आफ्टर कुछ सेंटीमीटर के बाद ना, इसलिए ये स्टेम है और मतलब शुगर केन का, तो कुछ लेंथ के बाद हम देखते हैं कि नोट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके का ग्रासी लेयर प्रेजेंट होता है, नोट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो टाइप बी कटिंग में क्या है ना कि नोट्स प्रेजेंट है जिस वजह से जो न्यू शूट्स हैं या रूट्स हैं वो ग्रीव कर पाएंगे यानी कि बढ़ पाएंगे। लेकिन वही टाइप ए की कटिंग में जो है वहाँ पे ना बर्ड्स प्रेजेंट है ना ही वहाँ पे जो नोट्स है वो प्रेजेंट है, जिस वजह से ना ही वो स्प्राउट कर पाएगा और ना ही वो जो स्टेम का पार्ट है, जो शुगर केन का पार्ट है, वो ग्रो कर पाएगा। ठीक है, अब नोट्स में अगर समझने में दिक्कत है तो आपने शुगर केन देखा ही होगा। ये देखिए यहाँ पे शुगर केन का फिगर भी लगाया है कि 2 पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं जो कि पूरे शुगर केन के लेंथ में प्रेजेंट होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10-15 पॉइंट्स, तो अगर लंबा शुगर केन है तो 10-15 पॉइंट्स तो होते ही हैं। तो 2 पॉइंट्स के बीच के इस एरिया को नाम इंटरनोड कहते हैं और ये जो 2 पॉइंट्स हैं जहाँ से शुरुआत होता है इसको हम नोड्स कहते हैं। तो अगर इस हिस्से को हम कट करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे कि ग्रो कर पाएंगे नए शुगर केन को, और अगर नॉर्मली हम इस एंड्स को कट करेंगे तो हम शुगर केन को ग्रो नहीं कर पाएंगे। बेसिकली यही समझाना है, इस क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि व्हाट डिफरेंस वाज प्रेजेंट इन टाइप बी एज कम्पेयर टू टाइप ए। टाइप बी में और टाइप में ऐसा क्या डिफरेंस है जिस वजह से कि टाइप बी जो है वो ग्रो कर पा रहा है
और टाइप ए जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि नोड्स ही वो रीज़न है जिस वजह से ग्रोथ हो पा रही है। तो टाइप बी कटिंग had nodes with buds, whereas टाइप ए कटिंग had no nodes and bud। टाइप जो ए कटिंग है वहाँ पे नोड्स या बर्ड्स नहीं है, वहीं टाइप बी में नोड्स और बर्ड्स हैं, जिस वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। What observation or measurement was made to determine whether this change had an effect? तो ऑब्जर्वेशन है कि आफ्टर अ फ्यू वीक्स टाइप बी कटिंग स्प्राउट एंड डेवलप्ड इनटू शुगरकेन प्लांट, whereas टाइप ए कटिंग डिड नॉट स्प्राउट। अब कुछ दिनों के बाद जब हमने ऑब्जर्व किया टाइप ए और टाइप बी कटिंग को, तो हमने क्या देखा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर होगा कि जब हमने टाइप बी कटिंग को देखा कुछ वीक्स के बाद, तो हमने ये देखा कि जो शुगर केन का प्लांट है वो ग्रो कर पा रहा है, वो डेवलप कर रहा है, बिकॉज उसमें बर्ड्स हैं तो वो स्प्राउट कर पा रही है, जिसकी वजह से ग्रोथ हो पा रहा है। वहीं जो कटिंग ए है वहाँ पे ना स्प्राउट हो पा रहा है और ना ही ग्रोथ हो पा रहा है, बिकॉज उसमें नोड्स बर्ड्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीशन यहाँ होता है। इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं थर्ड पार्ट में लेकर के आऊँगी जो रेस्ट अदर क्वेश्चंस बच गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।